तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प की क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू की क्लासेस बैक टू बैक देखने को मिल रही है। इससे पहले जो चैप्टर हुआ है वो विधायिका हुआ है और आज जो चैप्टर होगा वो कार्यपालिका होगा। ये यूनिट नंबर 8 है। तो इससे पहले जो मैं आपको संसद के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही बहुत अच्छे से बता चुका हूँ और आज कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका देश के शासन को चलाने में एक महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो संसद जो विधायिका है, विधायिका का काम होता है कानून को पारित करना, यानी कानून का निर्माण करना। और कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है, जो कि अगला टॉपिक रहेगा। तो संसद जब एक बार कानूनों को बना देती है तो उसके अकॉर्डिंगली कार्यपालिका जब उन कानूनों को फॉलो करती है, तो वही सब चीजें आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। और कार्यपालिका के उदाहरणों में दो चीजें हैं, एक तो मंत्रिमंडल है और नौकरशाही है। मंत्रिमंडल की बात की जाए तो यह अस्थायी कार्यपालिका का उदाहरण है, क्योंकि मंत्री हर 5 साल में बदलते रहते हैं। जबकि नौकरशाही की बात करें, यानी सरकारी कर्मचारियों की, तो वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी स्थायी होती है, परमानेंट होती है, गवर्नमेंट जॉब। और वो एक टाइम के बाद क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो चलिए आइए चैप्टर को शुरू करते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलेगी और देखते हैं जरा। तो भारत में संसदीय शासन पद्धति के फलस्वरूप, भारत में अगर देखा जाए तो आपको पता है संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है, जिसके बाद कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका को विधायिका के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। यानी हमारी जो ये कार्यपालिका है, ये विधायिका के अंतर्गत काम करती है। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। मंत्रिपरिषद एवं प्रशासन में प्रधानमंत्री की स्थिति सर्वप्रमुख होती है, सबसे ऊपर होती है मंत्रियों की और पीएम की। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। हमारी जो भारतीय संघ की कार्यपालिका है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, हमारी कार्यपालिका है देश की, उसका सबसे प्रधान व्यक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक एवं भारतीय जनता का प्रतीक है। संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। यानी देश में जितने भी कार्यपालिका से रिलेटेड काम होंगे, सब के सब राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। अब यहाँ पे संघीय कार्यपालिका के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो कार्यपालिका को। अब अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रपति की, तो संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्य का अध्यक्ष घोषित किया गया है कि वो देश का अध्यक्ष है, किंतु उसके नियंत्रण में वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं। जो देश की शक्तियां होती है वास्तविक रूप से इंडिया में, भारत में, तो वो शक्तियां हमारे पास वास्तविक पीएम के पास होती हैं। जो राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम मात्र का होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता के द्वारा सीधा ना होकर, वो जनता के द्वारा चुने गए नेताओं के द्वारा होता है और 5 वर्षों के लिए होता है। यानी राष्ट्रपति की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है और वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके दायित्व यानी कर्तव्य को निभाता है। अगर दोस्तों राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली पड़ा है, तो उपराष्ट्रपति उसके कामकाज को देखेगा। अगर भारत के राष्ट्रपति पद के लिए किसी को आना है या राष्ट्रपति बनना है, तो उसके लिए कुछ योग्यताएं जो है वो आवश्यक है। वो योग्यताएं क्या है, जरा देख लेते हैं। पहला तो वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित चुने जाने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता हो उसमें। और वह संघ राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, और यदि वह लाभ के पद पर है तो उसे इस्तीफा देना होगा। और इस समय हमारी जो राष्ट्रपति है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आगे आते हैं। चुनाव की विधि, अगर राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को देखें तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव जो है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पद्धति के अनुसार, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है।
ऐसे चुनाव में मतदान जो होता है वो गुप्त तरीके से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित चुने गए सदस्य और राज्य एवं विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य एमएलए वगैरह जो हो गए ये सब, और दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये लोग जो है इसमें शामिल होते हैं, जनता इसमें वोट नहीं डालती। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति के आधार पर निर्वाचित होता है, यानी जनता के वोट के बिना, ठीक है, वो चुना जाता है, क्योंकि जनता अगर वोट देगी तो अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा और जनता यहाँ वोट नहीं दे रही है तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। अगर राष्ट्रपति की बात करें शक्तियों की, तो राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां हैं, उसमें से जैसे कार्यकारी शक्तियां भी हैं। तो कार्यकारी शक्तियों की अगर बात की जाए तो उसमें भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, यानी कि जितने भी बड़े बड़े काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, उनके साइन होते हैं उसमें। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, शपथ दिलवाता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व उनके मध्य मंत्रालयों का वितरण करता है। पहले राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा, फिर पीएम के बताए मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। जो देश के महान्यायवादी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है, फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, वह राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है अगर वो चाहे, और वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, यानी उसको रिजर्व, आरक्षित घोषित भी कर सकता है किसी कैटेगरी के लिए। केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त कर सकता है, कोई परिषद, कोई आयोग बना सकता है वो, और केंद्र से प्रशासनिक कार्यों से संबंधित सभी जानकारी भी मांग सकता है। केंद्र सरकार से प्रशासनिक कार्य जो भी हो रहे हैं उनकी सारी जानकारी राष्ट्रपति अपने पास भी मंगवा सकता है। अगर बात करें विधायी शक्तियों की, तो अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, अतः इस रूप में उसे विधायी शक्तियां, कुछ कानूनी शक्तियां भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करें लोकसभा को भंग करने के लिए बोले तो राष्ट्रपति तुरंत लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष में प्रथम जो पहला अधिवेशन होता है, जो उसका सेशन होता है संसद का, वो उसको संबोधित जो करता है वो राष्ट्रपति ही करता है, यानी पहले जो भाषण होता है वो राष्ट्रपति का होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अगर वो चाहे तो बुला सकता है। राज्यसभा लोकसभा की मिली जुली दोनों को एक साथ बैठक को बुलाने का काम भी राष्ट्रपति कर सकता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यानी अगर कभी भी संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों को एक साथ बुलाया जाएगा दोस्तों, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है यानी कि स्पीकर, वो इसकी अध्यक्षता करता है। ये कहा गया अनुच्छेद 108 में। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है और विधेयक संबंधी, बिल संबंधी शक्तियां भी उसके पास हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ वित्तीय शक्तियों पर। आपको पता होगा कि दो तरह के बिल होते हैं, साधारण बिल और धन बिल। साधारण बिल जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। लेकिन जो धन बिल होता है, धन बिल केवल और केवल लोकसभा में ही पेश होता है, लोकसभा के अलावा उसे कहीं पेश नहीं किया जा सकता, और राष्ट्रपति की मंजूरी से ही जो वित्त मंत्री है वो लोकसभा में धन बिल पेश करता है, हर साल का बजट पेश करता है। तो आते हैं धन विधेयक। जो धन बिल है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। अनुदान या वित्त की कोई भी मांग, अगर सरकार को कोई भी पैसा जो है निकालना है, ठीक है, देश के खजाने में से, तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जब तक नहीं सिफारिश मिलेगी तब तक वो काम नहीं होगा। और भारत की जो संचित निधि है, जो सेविंग पैसा है, भारत का सेविंग फंड है, उसका भुगतान की व्यवस्था वो चाहे तो कर सकता है। ठीक है, कि जितना भी चाहे तो उसमें से भी अगर चाहे तो पैसा निकालने की व्यवस्था कर सकता है राष्ट्रपति की, उस पैसे में से निकालकर हम किसी को भुगतान कर सकते हैं। केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व वितरण, केंद्र और राज्य के बीच जो पैसों का बंटवारा है, फंड का बंटवारा, कि केंद्र कितना लेगा, राज्य को कितना देगा, ये 5 वर्ष के, और उसके लिए हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्योंकि अगर दोनों को फंडिंग आराम से हो जाएगी तो राज्य केंद्र पे निर्भर नहीं होगा और दोनों में कोई विवाद भी नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली और
आपने देखा होगा दिल्ली और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनमें हमेशा विवाद देखने को मिलता है इन सब बातों को लेकर। अब आते हैं कुछ न्यायिक शक्तियों को देख लेते हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, जैसे राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय उच्च व उच्चतम न्यायालयों के उच्च न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकता है। एक मिनट इसे हटा देते हैं यहां से, अब ठीक है कि उच्चतम सुप्रीम में ही हो गया, ठीक है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा एडिटिंग में हल्की सी गलती हो रखी, कोई बात नहीं, इतना ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि या तथ्य पर अगर चाहे तो सलाह ले सकता। अगर राष्ट्रपति को किसी कानून की जानकारी नहीं है तो अगर वो चाहे तो सीधा वो सुप्रीम कोर्ट से उस कानून के बारे में जानकारी ले सकता है, किंतु सलाह मानने को बाध्य नहीं है। मतलब राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की कोई सलाह जरूरी नहीं है कि मानेगा कंपलसरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति पावरफुल है। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति को मान लो फांसी की सजा दी गई है, उम्र कैद दी गई है, कोई भी सजा दी गई है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसकी सजा को कम करवा सकता है या उसकी सजा को चाहे तो वो माफ भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं। तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हो गई। अब चलते हैं आपातकाल की तरफ। अब आते हैं आपातकालीन शक्तियों की तरफ। अगर दोस्तों आपातकालीन शक्तियों की बात की जाए तो आपको पता होगा कि आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, 352, 356, 360। और आपातकाल देश में कब लगा था? ये इंदिरा गांधी ने लगाया था 25 जून 1975 को, जब देश में पहली बार इमरजेंसी लगी थी। उसको कहते हैं कि भारत का एक बहुत ही काला समय कहा जाता है, घोर अंधकार का समय कहते हैं उसको, लिखा भी इंडिया डार्केस्ट एरा। तो चलिए देखते हैं जरा। भारत में किसी भी संकट की स्थिति का सामना करने के लिए और भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा भारत के जो राष्ट्रपति है उसको कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आने वाली इन विशेष शक्तियों का वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला, युद्ध व बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति हो जाए, या जैसे युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए देश के अंदर, तो इस कंडीशन में लगता है संविधान का अनुच्छेद 352। इसके तहत संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए, महसूस हो जाए कि युद्ध हुआ है देश का, या युद्ध होने वाला है, किसी बाहरी आक्रमण होने वाला है, या कहीं से बाहर कोई देश हम पे हमला करने वाला है, या देश में व्याप्त आंतरिक अशांति, देश में आंतरिक अशांति फैल गई है, दंगे फसाद का माहौल हो गया है, तो उस कारण जो है भारत या उसके किसी भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है, कि कहीं शांति को खतरा है, तो इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 352 में आता है। जब पाकिस्तान ने बॉम्ब प्लान किया था तो उस समय भी इंडिया में लगाया गया था आर्टिकल 352, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है संवैधानिक संकट, जो कि आता है अनुच्छेद 356 में। अगर किसी भी राज्य की सरकार देश की सरकार संविधान के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है, या संविधान के अनुसार वो काम करने को तैयार नहीं हो रही है, तो राज्यपाल की सिफारिश जब किसी राज्य में होती है तो राष्ट्रपति तुरंत वहां पर आपातकाल की घोषणा करता है, और दिल्ली में ऐसा हो चुका है। तो इसमें पढ़ते हैं कि 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर या किसी भी स्रोत से यह यकीन हो जाए कि कोई ऐसी विकट यानी समस्या स्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो वह उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी अगर देश में या राज्य में संविधान के अकॉर्डिंगली काम नहीं होगा तो राष्ट्रपति चाहे तो संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ये उसका राइट है, और ये आता है अनुच्छेद 356 में। फिर आते हैं वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 में। अगर देश में कहीं भी पैसे की दिक्कत आ गई है, फाइनेंस का मतलब कोई भी बजट का इशू आ गया है, पैसा नहीं है बिल्कुल भी, तो उस समय ये अनुच्छेद 360 लागू होता है। और उसके बाद क्या होता है, जिस भी राज्य में या जहां भी देश में अगर संकट आया है, वित्तीय संकट, तो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी सैलरीज को कम कर दिया जाता है, फंड को बचाया जाता है, पैसे को रोका जाता है बिल्कुल। तो उसके अनुसार, इस अनुच्छेद के अनुसार, जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए
कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि उन परिस्थितियों से भारत की वित्तीय स्थायित्व को खतरा है, भारत के फंड को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ये भी अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है दोस्तों। इसमें एक चीज मैं ऐड नहीं कर पाया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति को अगर हटाया जाएगा तो महाभियोग विधि के द्वारा हटाते हैं, उसे महाभियोग की विधि कहते हैं। और महाभियोग की विधि में क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से बिल पास होगा, ठीक है। और उसका जो नोटिस होता है वो राष्ट्रपति के बाद 14 दिन पहले चला जाता है, ताकि राष्ट्रपति पे आरोप अगर लगे हैं तो उन आरोपों को सही सिद्ध करने या गलत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति को गलत सिद्ध करने के लिए तो 14 दिन का समय मिलता है। और यहाँ से संसद के दोनों सदन कार्यवाही करते हैं, और उसके बाद अगर 14 दिन तक राष्ट्रपति अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, जब तक दोनों सदनों से बिल पास नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ सकता। इस विधि को बोलते हैं महाभियोग की विधि। आगे आते हैं, क्वेश्चन और है, ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की संसदीय विधियों का वर्णन कीजिए। हम कैसे कह सकते हैं कि संसद जो है वो कार्यपालिका को कंट्रोल करती है, कार्यपालिका पे क्या रखती है, कंट्रोल करती है। तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं, तो चलिए आइए इसको जगह देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एक समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि लोगों में एक समानता बनी रहे, और इसीलिए भारत में क्या करा गया है, एकल नागरिकता की प्रथा है। हमारे यहाँ पे एक नागरिकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सबके नाम के आगे, कि भारत के नागरिकों को किसी राज्य के नाम पे, किसी क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे पहचाना नहीं जाता, उन्हें सिर्फ पहचाना जाता है सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम पे। तो इसको बोलते हैं एकल नागरिकता। फिर आते हैं, प्रत्येक भारतीय संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में करीब करीब समान अधिकार रखते हैं। कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, वो सब क्या है, उन सभी को समान अधिकार मिलते हैं और वो सभी समान हैं। एक ही तरह के संवैधानिक कानून पूरे देश में लागू किए गए हैं, यानी देश में जो कानून लागू होंगे संविधान के अकॉर्डिंगली वो सबके लिए समान है, किसी के लिए कोई भी अलग से कोई चीजें लागू नहीं की गई है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, जो IAS IPS वगैरह है, भारतीय पुलिस सेवा है आदि, या अखिल भारतीय सेवाओं की जो स्थापना की गई है, जो नए आयोग वगैरह बने हैं, इन सेवाओं के सदस्य राज्यों के मुख्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। बड़े बड़े पदों पर वो डाले जाते हैं, और अब वो समानता के आधार पर डाले जाते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति भी समानता से होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक हैं, उनके अधीन भारत में लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा का जो आयोजन है, जो संघ के साथ साथ राज्यों का लेखा एवं लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं, देश में जितना भी काम होता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी क्या होती है, वो संसद की निगरानी में ही होती है। और निकर्ता कौन है, कार्यपालिका करता है, ठीक है। आगे आते हैं, एक निर्वाचन आयोग को, यानी कि एक चुनाव आयोग की जो स्थापना है उसकी भी व्यवस्था संसद करती है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यही आयोग संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडलों के चुनाव को संपन्न करता है। भारतीय संघ एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है। भारत में एक समान न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, एक न्यायपालिका है हमारे यहाँ पर जो सबको समान रूप से न्याय प्रदान करती है, और जिसके शीर्ष पर सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट की बात सबको माननी पड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों को मानने पड़ते हैं और सभी बाध्यकारी हैं, यानी कि अगर न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया है तो सभी को उसका आदेश का पालन करना पड़ेगा, अगर नहीं करता है तो दंड का प्रावधान है। उन निर्णयों के खिलाफ कोई न्यायालय निर्णय नहीं दे सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुना दिया है तो उस फैसले के अगेंस्ट में कोई और अदालत कोई अपना फैसला नहीं दे सकती। ये प्रावधान किया गया है देश में, ध्यान रखिएगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात सर्वोपरि है, सबको माननी पड़ेगी, उसके अगेंस्ट में कोई भी अदालत अपना फैसला नहीं मनवा सकती, ये ध्यान रखिएगा। और फिर आता है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए, देश की भलाई को सबसे ऊपर रखते हुए देश को सबसे ऊपर रखा है। और संविधान में आपात उपबंध, आपातकालीन जो बातें हैं, प्रावधान है, उनका उल्लेख भी किया गया है। तो ये आते हैं अनुच्छेद 352 में, मैंने बता दिया, 56 में और 60 में। तो दोस्तों ये वो तरीके हैं जिनके आधार पर हमारे देश की संसद कार्यपालिका को कंट्रोल करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो ये चैप्टर था, और इस चैप्टर में मैंने काफी सारी चीजों को आपके जो है यहाँ पर इसमें कवर किया है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले कार्यपालिका की डेफिनेशन वगैरह बता दी है, उसके बाद राष्ट्रपति का टॉपिक जो शुरू किया है उसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं हो गई, उसका चुनाव हो गया, उसकी शक्तियां हो गई।
और ये लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया कि संसद किस प्रकार से कार्यपालिका को कंट्रोल करती है या कार्यपालिका किस प्रकार से संसद के नियंत्रण में काम करती है, तो आपको थोड़ा सा इन चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप चीजों को अच्छे से समझ जाओगे तो जाहिर सी बात है लिख भी दोगे। और इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है कि बहुत बड़ी वीडियोस हैं या इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप आराम से देखोगे तो चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि काफ़ी आसान तरीके से लैंग्वेज को इजी करके ही मैंने इसको लिखा है। और अब बचे हैं तो दूध में कोई बहाना भी नहीं बचा है किसी के पास कि भाई कि अब कैसे होगा। तो सिर्फ ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर अब आपको मिलेंगे उन क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंगली ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जितना हो सके लगातार वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे डाउट जो हैं वो आराम से क्लियर होंगे। और ध्यान रखिएगा, बढ़ता वही है जो पढ़ता है, बढ़ता वही है जो पढ़ता है, जो पढ़ेगा नहीं तो वो बढ़ेगा भी नहीं। अगर आप वीडियोस को देख रहे हो या आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो ना, तो लगातार आपकी नॉलेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जिसकी नॉलेज डेवलप हो रही है वो आराम से एग्जाम को लिख देगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में लग रहा है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, तो देखो ऐसा एग्जाम कुछ फिक्स नहीं होता कि एग्जाम कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कई तरह के आते हैं, लेकिन जिसने सब कुछ पढ़ रखा होता है तो वो एग्जाम को अच्छे तरीके से बिना डरे दे देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको भाई ये लाइक का बटन है इसको दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। ये काम तो बहुत आसान काम है, आराम से कर देना यार, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है तो थोड़ा सपोर्ट तो बनता ही है, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो है न्यायपालिका बहुत जल्द लेके आऊंगा आपके लिए, तो बने गए चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए अलविदा।